Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल क्लास में डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा में। जी हाँ दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए हिंदी साहित्य निःशुल्क टेस्ट नंबर 19। जी हाँ, टेस्ट 19 आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन इसमें किया गया है। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, सेट और नेट का जो एग्ज़ाम है वो बहुत नज़दीक है, इसलिए आपकी डिमांड पर ये टेस्ट सीरीज़ फिर से हमने शुरू की है। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने इकाई फर्स्ट नेट सेट का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग इकाई फर्स्ट का वीडियो बनाया था। आज की इस वीडियो में हम इकाई 2 लेकर के आए हैं। जी हाँ, इकाई 2 है हिंदी साहित्य का इतिहास। तो इस इकाई में से सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट, यदि आप चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरे और आने वाले अच्छे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, उनका लाभ बेनिफिट आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस टेस्ट नंबर 19 की। पहला प्रश्न देखिए, साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है, यह कथन किसका है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इसका सही जवाब होगा विकल्प 3 रामचंद्र शुक्ल। जी हाँ दोस्तों, साहित्य का इतिहास है वह जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है, यह किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल। विकल्प 3 यहाँ पर सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, परमाल रासों को लोक में किस नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब होगा विकल्प 3 आला। जी हाँ दोस्तों, जो परमाल रासो है इसको लोक में सामान्यतः आला नाम से भी जाना जाता है, जिसमें आला और उदल जो 2 सेनापति है उसकी कहानी है। तो परमाल रासो को लोक में किस नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब होगा विकल्प 3 आला। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल का नाम क्या रखा है? बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही जवाब होगा गद्य काल। जी हाँ दोस्तों, विकल्प 2 गद्य काल। रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को जो नाम दिया वो था गद्य काल। अगला प्रश्न है, शुक्ल जी ने कालों का नामकरण किस आधार पर किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसका सही जवाब होगा विकल्प 3 प्रवृत्ति की प्रधानता। जी हाँ, शुक्ल जी ने जो कालों का नामकरण किया है वो मुख्यतः प्रवृत्ति की प्रधानता के आधार पर किया है। तो विकल्प 3 यहाँ पर सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के काल विभाजन में हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना गया है? इसका सही जवाब हुआ विकल्प 2 750 विक्रम। जी हाँ दोस्तों, रामकुमार वर्मा ने काल विभाजन जो किया हिंदी साहित्य में, तो इसका प्रारंभ इन्होंने माना है 750 विक्रमी से इन्होंने शुरुआत मानी है। देवसेन के श्रावकाचार्य की रचना कब हुई? देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देवसेन जो जैन कवि है, इनके द्वारा जो रचित ग्रंथ है श्रावकाचार, जो हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ माना गया है, हिंदी का प्रथम ग्रंथ माना गया है श्रावकाचार, इसकी रचना कब हुई? इसका सही जवाब होगा 933 ईस्वी। जी हाँ दोस्तों, 933 ईस्वी में देवसेन का जो श्रावकाचार ग्रंथ है उसकी रचना मानी गई है। विकल्प 3 यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के विषय में कौन सी धारणा अधिक उपयुक्त है? प्रामाणिक, अप्रामाणिक, अर्धप्रामाणिक, जाली ग्रंथ। जी हाँ, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसका सही जवाब होगा विकल्प 3 अर्धप्रामाणिक। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वीराज रासो के विषय में अगर सबसे उपयुक्त धारणा की बात की जाए तो ये अर्धप्रामाणिक ग्रंथ माना गया है। तो यहाँ पर विकल्प 3 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, बीसलदेव रासो का प्रधान रस क्या है? इसका सही जवाब होगा विकल्प 1 श्रृंगार। जी हाँ दोस्तों, बीसलदेव रासो जो है वो वीर रस का ग्रंथ नहीं है, उसमें वीर रस है, लेकिन मुख्यतः अर्थात प्रधान रस जो है इसका वो है श्रृंगार रस। तो बीसलदेव रासो एक श्रृंगारिक रचना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। सिद्ध कवियों ने जिस प्रतीकात्मक भाषा को अपनाया उसे कौन सा नाम दिया गया है? इसका सही जवाब होगा विकल्प 4 संध्या। जी हाँ दोस्तों, इसे संध्या या संधा भी कह सकते हैं। तो संधा भाषा इसे कहा गया है। सिद्ध कवि की जो भाषा है, जिस प्रतीकात्मक भाषा को उन्होंने अपनाया है उसको क्या नाम दिया गया है? संध्या या संधा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सर्वाधिक चरित काव्य किस साहित्य के अंतर्गत लिखे गए हैं? रासो, जैन, सिद्ध, नाथ साहित्य। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब होगा विकल्प 2 जैन साहित्य। सर्वाधिक चरित काव्य की बात की जाए तो जैन साहित्य के अंतर्गत लिखे गए हैं। विकल्प 2 यहाँ पर सही जवाब होगा। अपभ्रंश का बहुभूति किसे माना गया है? जी हाँ दोस्तों,
बहुत अच्छा प्रश्न है। अपभ्रंश का भवभूति, इसका सही जवाब होगा विकल्प 2 पुष्पदंत। अपभ्रंश के वाल्मीकि की अगर बात की जाए तो स्वयंभू को माना गया है अपभ्रंश का वाल्मीकि, लेकिन यहाँ पर प्रश्न को अच्छे से पढ़े। अपभ्रंश का भवभूति, तो अपभ्रंश का भवभूति पुष्पदंत को माना जाता है, विकल्प 2 यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? 10वीं शताब्दी। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब होगा विकल्प 2 10वीं शताब्दी। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का यानी कि हिंदी साहित्य का प्रारंभ माना है 10वीं शताब्दी से, तो विकल्प 2 यहाँ पर सही जवाब होगा। काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किया था? गारसाद तासी ने, ग्रियर्सन ने, शुक्ल ने, सेंगर ने। साथियों, इसका सही जवाब होगा जॉर्ज ग्रियर्सन। जी हाँ, जॉर्ज ग्रियर्सन ने सबसे पहले काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किया था। देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले गारसाद तासी ने लिखा, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास। तो काल विभाजन की बात की जाए तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम प्रयास किया था अपने साहित्य इतिहास में। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के इतिहास ग्रंथ का सही नाम है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सरल सा प्रश्न है। इसका सही जवाब होगा विकल्प 2 हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। जी हाँ दोस्तों, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा का इतिहास ग्रंथ है। 1938 में इनके द्वारा लिखा गया है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। बढ़ते हैं आगे। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किस भाषा में लिखा गया है? सही जवाब होगा विकल्प 4 फ्रेंच। जी हाँ दोस्तों, फ्रेंच। गारसाद तासी ने हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ लिखा, वो लिखा था फ्रेंच भाषा में। तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किस भाषा में लिखा गया? तो इसका सही जवाब भी होगा फ्रेंच। अगला प्रश्न है, संदेश राशक। जी हाँ दोस्तों, संदेश राशक किस प्रकार की रचना है? भक्ति, नीति, विरह काव्य या चरित काव्य? इसका सही जवाब होगा विकल्प 3 विरह काव्य। जी हाँ दोस्तों, जो संदेश राशक है ये एक विरह काव्य है, विकल्प 3 यहाँ पर सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आदिकाल की संज्ञा किसने दी? सही जवाब होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। जी हाँ दोस्तों, कई जो लोग हैं वो इसको क्या है कि रामचंद्र शुक्ल कर देते हैं, लेकिन रामचंद्र शुक्ल इसका गलत जवाब है। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को अगर आदिकाल की संज्ञा सबसे पहले दी तो वो थे हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो विकल्प 2 यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रंथ पृथ्वीराज रासो का ही अंश माना जाता है? सही जवाब होगा विकल्प 3 परमाल रासो। जी हाँ दोस्तों, कौन सा ग्रंथ है जो पृथ्वीराज रासो का ही अंश माना जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। इसका सही जवाब होगा परमाल रासो, विकल्प 3। अगला प्रश्न है, द्वैतवाद के संस्थापक हैं? जी हाँ दोस्तों, द्वैतवाद के संस्थापक की बात की जाए सही जवाब होगा मध्वाचार्य, यानी कि द्वैतवाद की बात की जाए तो इसके संस्थापक हैं मध्वाचार्य, विकल्प 1 यहाँ पर सही जवाब होगा। कबीर का दार्शनिक चिंतन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, फिर से आने की संभावना है। इसका सही जवाब होगा अद्वैतवाद। जी हाँ, कबीर का जो दार्शनिक चिंतन है, दार्शनिक सिद्धांत है, वो है अद्वैतवाद, विकल्प 2 यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, दादू दयाल ने किस संप्रदाय की स्थापना की है? सही जवाब होगा विकल्प 2 ब्रह्म संप्रदाय। जी हाँ दोस्तों, दादू दयाल ने जिस संप्रदाय की स्थापना की वो था ब्रह्म संप्रदाय, विकल्प 2 सही जवाब। अगला प्रश्न है, गोरख जगायो जोग भक्ति बगायो लोग पंक्ति किस कवि की है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गोरख, कबीर, तुलसी, नाभादास। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब होगा तुलसीदास, विकल्प 3 यहाँ पर सही जवाब होगा। ये तुलसीदास जी की पंक्तियाँ है, गोरख जगायो जोग भक्ति बगायो लोग, ये पंक्तियाँ है तुलसीदास की, विकल्प 3 यहाँ पर सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पद्मावत में कुल कितने खंड हैं? जी हाँ दोस्तों, 53, 55, 57, 67। अच्छा प्रश्न है ये भी। तो पद्मावत में अगर खंड की बात की जाए तो इसमें कुल 57 खंड है। जी हाँ दोस्तों, कितने खंड है? 57 यानी कि 57, तो विकल्प 3 यहाँ पर सही जवाब होगा। देखिए, खंड की बात की जा रही है, प्रश्न को पहले अच्छे से पढ़े समझिए, उसके बाद ही आप जवाब दें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पद्मावत की भाषा है? साहित्यिक अवधि, बोलचाल की अवधि, खड़ी बोली, राजस्थानी मिश्रित अवधि। इसका सही जवाब होगा बोलचाल की अवधि। जी हाँ दोस्तों, जो पद्मावत है, पद्मावत की भाषा है बोलचाल की अवधि, यानी कि जो ठेठ अवधि है, बोलचाल की जो अवधि है वो इसकी भाषा है। पद्मावत किस प्रकार का काव्य है? अन्योक्ति, अतिशयोक्ति, समासोक्ति, इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प 3 समासोक्ति। जी हाँ दोस्तों, जो पद्मावत है वो किस प्रकार का काव्य है? समासोक्ति। समासोक्ति इस काव्य को विद्वानों द्वारा कहा गया है, तो विकल्प 3 यहाँ पर सही जवाब होगा।
बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। संसद से सड़क तक किसकी कृति है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। विकल्प 3 इसका सही जवाब है। जी हाँ दोस्तों, धूमिल जो कवि हैं इनकी रचना है ये संसद से सड़क तक, और कल सुनना मुझे ये भी धूमिल की है। तो संसद से सड़क तक की बात की जाए तो कवि धूमिल द्वारा रचित रचना है। विकल्प 3 यहाँ पर सही जवाब होगा। मैं उस जनपद का कवि हूँ किसकी कृति है? इसका सही जवाब होगा विकल्प 2 त्रिलोचन। जी हाँ दोस्तों, यह रचना जो है मैं उस जनपद का कवि हूँ, ये किसकी है? त्रिलोचन की है। तो विकल्प 2 यहाँ पर सही जवाब होगा। भारतेंदु जी की रचना है प्रेम लहरी, प्रेम वारिश, प्रेम सरोवर। तो दोस्तों यहाँ पर सही जवाब होगा प्रेम सरोवर, यानी कि विकल्प 3 सही जवाब है। प्रेम सरोवर जो है ये भारतेंदु जी की रचना का नाम है। तो विकल्प 3 सही जवाब होगा प्रेम सरोवर। इनमें से कौन सी रचना महादेवी की नहीं है? मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, क्या भूलूं क्या याद करूं। साथियों बताना चाहूँगा ये तीनों रचनाएं महादेवी वर्मा की है, लेकिन क्या भूलूं क्या याद करूं महादेवी वर्मा की नहीं है, हरिवंश राय बच्चन की है। तो विकल्प 4 यहाँ पर सही जवाब होगा। अंतिम प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? बच्चन, दिनकर, पंत निराला। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसका सही जवाब होगा विकल्प 2 दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है संस्कृति के 4 अध्याय। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो इसको भी आप अच्छे से देखें, समझें, याद करें। तो विकल्प 2 यानी कि दिनकर इसका सही जवाब है। तो दोस्तों ये था टेस्ट नंबर 19 आप सभी के लिए। इसके पहले जो 18 टेस्ट पेपर हैं वो चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं, उन्हें भी आप जरूर देखें अगर नहीं देखा तो। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करें तो दोस्तों बहुत सारे एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियो चैनल पर अपलोड हैं, उन्हें भी आप जरूर देखें। और साथ ही अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई बात और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।